हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों ने इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर में हम लोग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के ऊपर में आधारित जो क्वेश्चन है आप लोगों के, उनको हम लोग देखेंगे। प्लस बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है उसको मैंने इंक्लूड किया जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही फ्यूल दिया है, एनर्जी दी है, ताकि ये सेशन बहुत अच्छे से हो सके। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बढ़िया ओपी टर्की, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपके कॉलेज के ग्रुप में, लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर में है फ्रेंड्स कि इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर्ड एट पटना फॉर्म्ड। जल्दी बताइए। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट है वो तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मेरी जिंदगी में इस बात को याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आगे रहोगे, क्योंकि आपने बचपन से सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। बस क्या चीज नहीं की आपने? रिवीजन नहीं किया। आपने ग्रेजुएशन में सब कुछ पढ़ा है, आपने 9th-10th में सब कुछ पढ़ा है, 11th-12th में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं की। चलिए, अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आप लोग बताते जाएंगे, क्योंकि मैं ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज तो बताकर आपको छोड़ नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा अपन लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1908 के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है बिहार प्रांतीय जो कांग्रेस कमेटी है उसका गठन हुआ था, जिसको इंग्लिश में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब सरफराज हुसैन खान ने इसकी स्थापना की थी, नवाब सरफराज हुसैन खान। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1908 में। 1908 में अध्यक्ष कौन थे इसके? ये आप लोगों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर में, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो बताइए जल्दी से। तो अध्यक्ष थे सैयद, ठीक है, सैयद अली, ठीक है, इमाम, ठीक है। सैयद अली इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी। तो सैयद अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी, और नवाब सरफराज हुसैन खान जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया जाए। और आपको पता होगा कि इसके फिर 4 साल बाद 1912 के अंदर में बंगाल से बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया था, है ना। तो ये बेसिकली एक इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मांग थी। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है 1908 के अंदर में। और कल जितने भी बच्चे थे, कल हम लोगों ने पटना जिला पूरा का पूरा पढ़ा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मैं पूरा इतनी मेहनत करके आप लोगों को वो पूरी की पूरी चीजें करा रहा हूँ। जो भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में है, प्लीज उसको अच्छे से करिए। आप लोग बहुत सारे लाखों लाख बच्चों से आगे निकल जाओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि कल जब हमने पटना जिला पढ़ा तो आपने देखा कि हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है उसको, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या था, ये बताना है आप लोगों ने, जल्दी बताइए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि एक एग्जाम आप लोगों की हुई थी पहले, उसमें पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वो भी आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। जी सर, मैंने पढ़ा है, आशीष कुमार बोल रहे कल रात में पढ़ा है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे कल रात में जुड़े थे क्लास के अंदर में, बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने देखा, पूरा डिटेल में हमने उसको किया हुआ है। आज नालंदा में आपको कराने वाला हूँ, और ऐसे ही आगे में सारे जिले करा दूंगा। और एक दिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी लिया है कि मैं ब्लैंक मैप दूंगा आप लोगों को, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखूंगा, और आपको कोई भी जगह पे लिखूंगा कि 10 नंबर पे बताओ कौन सा जिला है, ठीक है। उसके आजू बाजू के जिले बताओ और आप लोग बताओगे उसके आंसर। ये आप लोगों ने कल प्रॉमिस किया है, कल रात में मुझे पेड क्लास में। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का। उसके बाद में आप लोगों ने ये याद रखना है कि ग्लेशियर प्रिवेंशन, ग्लेशियर का जो संरक्षण है, हिम नद का जो संरक्षण है, वो इस बार की थीम है, ग्लेशियर प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन, या फिर उसका संरक्षण करना। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पेड़ काट दिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस है, वो गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हम जो है जो धुआं है हमारा फैक्ट्री से, गाड़ियों से, वो छोड़ रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से भी तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो ग्लेशियर्स को हमें बचाना है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एक ग्लेशियर है जो जिसको मृत घोषित कर दिया गया। आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित कर दिया गया? अभी बीपीएससी में भी आया था ना क्वेश्चन,
जल्दी से आप लोग बताएंगे। ओके, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है फ्रेंड्स, ये इसकी थीम थी, 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, पहला जल दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को पहली बार मनाया गया था। कभी अगर पूछ ले भूले भटके से एग्जामिनर, तो इसको भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, पहली बार अगर पूछ ले तो क्या बात है, याला ग्लेशियर, बहुत बढ़िया। कहां पर में है याला ग्लेशियर, ये भी आप लोग बताएंगे मुझे। ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं यार, जो मजा आता है पढ़ाने में। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और जल्दी से 1000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे और शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, आज हम लोग 5000 का टारगेट रखते हैं और पूरा सेशन लाइव देखना है आपने। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है, व्हेन वाज पटना युवक संघ एस्टैब्लिश, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया है। कल रात में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा इसका डिटेल में बताया था, एक बार मैं वापस से आप लोगों से पूछता हूँ वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 के अंदर में हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, किसने की थी? मनिंद्र नारायण रॉय थे उसके अंदर में। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा थे, कृष्ण वल्लभ सहाय थे। ये 3 नाम मैंने आपको बोले थे और पूरा लिखकर आपको बताया था पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। हमने देखा कि फ्रेंड्स, पटना युवक संघ, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर में। देखिए, पटना युवक संघ और पाटलिपुत्र युवक संघ अलग अलग है। ठीक है, बिहार यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार यूथ लीग की स्थापना, बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 के अंदर में हुई थी। ठीक है, मोतिहारी के अंदर में, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। नाउ पाटलिपुत्र युवक संघ अलग है, जिसको रामकृष्ण बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने इसको स्थापित किया था। पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 के अंदर में, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र युवक संघ। ठीक है, इसकी स्थापना 1929 के अंदर में हुई थी। रामकृष्ण बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह, इन्होंने स्थापित किया था। ये पूरा डिटेल में मैंने कल रात में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मैं वही रिवीजन भी आप लोगों को करवाता रहूंगा। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में, बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 के अंदर में, और पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 के अंदर में। ये तीनों के तीनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, पटना युवक संघ के बारे में मैंने आपको बताया, मनिंद्र नारायण रॉय, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा और कृष्ण वल्लभ सहाय। बिहार यूथ लीग के बारे में प्रोफेसर ज्ञान सहाय आपको बताया था मैंने। ठीक है, पाटलिपुत्र युवक संघ, रामकृष्ण बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह, डिटेल में हमने देखा हुआ है। क्वेश्चंस और भी हम लोग देखेंगे उसके ऊपर में। तो अभी इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, तेजी से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअसली स्पीड में जो है आंसर लगाते जा रहे हैं। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया था? WTO। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताएंगे मुझे। देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, ये भी बता दीजिए आप सभी के सभी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, इससे पहले ना GATT हुआ करता था, गैट बोलते थे उसको, GATT। कितने लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स वाला लेक्चर है जो मैंने पेड क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, पेड क्लास में वो आप लोगों ने देखा है अगर अच्छे से, तो आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको पूरा गैट के बारे में पूरा पढ़ाया उसमें। गैट क्या था, तो मैंने आपको बताया कि गैट जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये फुल फॉर्म जो है पता है आप लोगों को? कहा पर पीईटी के अंदर में, यूपी पीईटी के अंदर में इसका फुल फॉर्म पूछा। मैंने बोला यार कि जब मैंने वो पेपर देखा, मैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे ही रट के गए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वही के वही याद करवा दिया था मैंने आपको। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये हुआ करता था। इसको बंद करके विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी। कब? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। तो WTO किसके स्थान पे आया था? GATT, गैट के स्थान पे आया था। ठीक है, क्योंकि गैट उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से यहाँ पर में, ठीक है, उसकी जगह पे WTO की स्थापना की गई। बहुत लंबी चौड़ी पूरी वार्ता चली थी, उरुग्वे वार्ता उसको, या उरुग्वे राउंड उसको बोला जाता है। 1986 से 1994 तक वार्ता चली थी, और फिर जाकर फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि WTO की स्थापना की जाए। तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट में लिख देगा। ठीक, चलिए 20 सेकंड बचे हुए फ्रेंड्स, हम लोगों को 2000 का आंकड़ा पार करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर में जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है?
मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि कल रात में मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो पढ़ाई है, ठीक है। हर एक चीज, हर एक पूरा का पूरा जिला, जो भी चीजें आप लोगों से उसमें से पूछी जा सकती है, 9 प्रमंडल, ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है उसको, उसमें पढ़ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा इसको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 9 प्रमंडल और 38 जिले हम लोग पूरे के पूरे पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पटना जिला पूरा का पूरा अच्छे से देखा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पटना प्रमंडल के बारे में भी पढ़ाया है, उसके जो बेसिक बेसिक आजू बाजू वाले जिले हैं वो सारी चीजें आपको बताई है, ओके। ऐसे ही हम सारा कर रहे हैं। तो पेड स्टूडेंट जितने भी है उन लोगों के लिए फ्री है, जो बच्चे अलग से लेना चाहते हैं वो अलग से 249 रुपीज में अलग से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से पटना प्रमंडल की, ठीक है, तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, ध्यान से समझना आप लोग यहाँ, ठीक है। पटना, मेरे साथ में सभी लोग रिवाइज करेंगे, हर एक बच्चा लिखेगा तो मजा आएगा पढ़ाने में। पटना, नालंदा, लिखो, सभी के सभी लोग लिखते जाइए कमेंट के अंदर में, पटना, नालंदा, ठीक है, ये पटना डिवीजन की पार्ट है। भोजपुर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बक्सर, और इधर में कैमूर और रोहतास। तो फिर से करते हैं हम लोग यहाँ पर में वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, ठीक है, भोजपुर, पटना, नालंदा, लिखो। 6 जिले हैं, 6 के 6 जिले लिखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, जल्दी से सभी के सभी लोग। तो जल्दी से हर कोई बच्चा लिखेगा, ये पटना डिवीजन है, ठीक है, पटना डिवीजन के। अब आप देखिए यहां पर में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये जो है आप लोगों के मगध जो है प्रमंडल के अंदर में आते हैं, ओके। तो यहां पर में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा जिला पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है, तो पटना प्रमंडल के हम लोग जिले वापस से लिख देते हैं, ठीक है। इसमें पटना है, मेरे साथ साथ में हर एक बच्चा बाहर लिखते रहना आप सभी लोगों ने। पटना है, नालंदा है, ठीक है, बक्सर है, ठीक है, भोजपुर है, रोहतास है, ठीक है, और कैमूर है, ठीक है। तो भोजपुर है, नालंदा है, अरवल जो है वो नहीं है फ्रेंड्स। तो कौन सा वाला नहीं है ये पूछा था, आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ओके। तो हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिख देगा सारे के सारे नाम, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, और ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा आप लोगों से, ओके। तो कौन सा वाला नहीं है, तो अरवल इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर अगर मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में इसका कोई अच्छे और जो है क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग करवा पाओगे, चलिए ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही सारे आपको याद करवाने वाला हूं। आज हम लोग नालंदा जिला पढ़ने वाले पूरा डिटेल में, और एक और जिला जो है हम लोग करेंगे उसके अंदर में, तो नालंदा प्लस वन मोर जिला। और पटना की रिवीजन भी कराऊंगा आज, तो पटना वाला पढ़ के आएंगे सभी के सभी बच्चे, पेड क्लास में जितने भी बच्चे कल जो पढ़ाया था उसको पढ़कर आएंगे आप लोग, ठीक है। तो कितने प्रमंडल है बिहार के अंदर में टोटल, बिहार में 9 प्रमंडल है, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत है, एरिया के हिसाब से। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, तिरहुत है, ये भी आपको बताया था कल रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। बताइए जल्दी से, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की मेजबानी कौन से शहर ने की है। जो है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आंसर्स यहाँ पर में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो दुबई जो है फ्रेंड्स, इसने इसकी मेजबानी की है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी इसमें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के अंदर में ही हमने क्या किया है, हमारे यूपीआई जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसको हमने लिंक करवाने की कोशिश की है बाकी देशों के साथ में, ठीक है। बाकी देशों का जो सिस्टम है ना, उसके साथ में इसको लिंक करवाने की कोशिश की है, ताकि बेहतर यूपीआई या रेमिटेंसेस जो है, जो लोग बाहर के देश में रहते हैं वो पैसा भेज सके भारत के अंदर में, तो यूपीआई को लिंक करने की कोशिश की है, हमने प्रस्ताव रखा है वहां पर में, ठीक है। तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की मेजबानी कहा किस शहर ने की है, 28वें नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई ने की है। प्लीज इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नाउ अब आप सभी लोगों को चैलेंज में दे रहा हूं, यहाँ पर मैं एक तो हम केवल 31 लाइक्स दूर है 1500 के टारगेट से, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग करेंगे यहाँ पर में, जल्दी से सभी के सभी बच्चे आंसर करते जाएंगे।
यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई में आयोजित हुआ था, 28वें नंबर का था, और उसी के अंदर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे भारत के मंत्री है, उन्होंने क्या किया, यूपीआई को यूनिवर्सल पोस्टल जो सिस्टम है उसके साथ में लिंक करने का प्रस्ताव रखा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल में शामिल नहीं है? आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से, और ये आप लोगों की परीक्षा है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि जब डिटेल में पढ़ाता हूं पेड क्लास में तो उसको अच्छे से देखिए, यूट्यूब के ऊपर में रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ में, ताकि आप लोग और ज्यादा आगे बढ़ते जाए। तो गया जो जिला है ये पटना प्रमंडल में तो नहीं है, ठीक है, पटना प्रमंडल में नहीं है, ठीक है। भोजपुर है लेकिन जहानाबाद नहीं है, ठीक है, जहानाबाद नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए था ये चीज, ठीक है। तो धीरे 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 आप लोग क्या करते फिर सारे के सारे आंसर लगा पाते आप लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा कि गया भी नहीं है, जहानाबाद भी नहीं है, आंसर मोर देन वन ऑफ दी हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से, डी इज द करेक्ट आंसर। तो गया और जहानाबाद ये दोनों के दोनों मगध जो है प्रमंडल के हिस्से हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। कल का सेशन बहुत अच्छा था सर, पूरा बिहार का एक साथ हो जाता था, अब अलग अलग करके मजा आ जाता है। नाइट्रोजन गेमिंग जी ने बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर मैं बताया है कि पहले पूरा बिहार की खिचड़ी बन जाती थी, लेकिन अब जो है मजा आ रहा है, और यही लक्ष्य भी यही था कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, मेन लक्ष्य भी यही है। और इसी देखना आप लोग कि इससे आप कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे जो बच्चा पूरा अच्छे से सेशन देख लेगा, ठीक है। तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास एक बार लिख दीजिए आप लोग। और दो जो नहीं थे यहाँ पर में जो आंसर थे वो कौन से वाले प्रमंडल में आते हैं वो भी लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। दो जो है वो कौन से प्रमंडल में आते हैं ये भी लिख देंगे, और आप कौन से वाले प्रमंडल से आते हो, ठीक है। ये मैप है पूरा, आप बताइए आप कौन से प्रमंडल में आते हो, ठीक है, आपको जिला पता होगा अपना अपना, ठीक है, आप कौन से प्रमंडल से आते हो ये भी लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन पटना डिस्ट्रिक्ट? बताइए। पटना डिस्ट्रिक्ट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज? चलो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बता देना, क्योंकि जो बच्चे कल रात में पेड क्लास में थे वो तो आसानी से बता देंगे, क्योंकि 2-3 बार आपको याद करवाया है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करते जाएंगे फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग 2000 का टारगेट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कौन कौन बच्चे जो फ्यूल दे रहे हैं इस सेशन को, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। और हाँ एक और चीज बता दूं आप लोगों को, EMRS का आप लोगों का जो है फ्रेंड्स केवल 49 रुपीज में आपकी जो है पूरी की पूरी तैयारी हो रही है, सारी पोस्ट की एक साथ, ठीक है। सारा आपको जो है कंटेंट, टेस्ट, एमसीक्यूज और जो उसके सिलेबस के अनुसार जितनी भी चीजें वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 49 रुपीज में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो उसमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स की कितनी लोकसभा कितनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है पटना में, तो पटना में 14 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, 14, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन जानबूझ के यहां पर मैं इस तरीके से रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं। कितने लोग एग्री करते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी चाहिए जहां पर मैं दिमाग की एक्सरसाइज हो? हाथ ऊपर करके बता दो कितने लोग चाहते हैं इस तरीके की होनी चाहिए प्रैक्टिस। तो आंसर इसका नन ऑफ दी अबव होगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है। कल रात में मैंने जब क्वेश्चन दिया था उसमें 14 था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बट मैंने ऑप्शन को चेंज कर दिया है ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो सके, ओके। और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 2 है, ओके, 2 पटना जिले के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से टीचिंग परीक्षा आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो ये वाले सारी की सारी पटना के अंदर में कंस्टिट्यूएंसीज है, जिसमें से 2 कंस्टिट्यूएंसीज एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व भी है, फुलवारी और मसौड़ी, ठीक है। फुलवारी और मसौड़ी एससी के लिए रिजर्व्ड सीट्स है, 14 में से 2 एससी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर बताया था कि बोला कि ये तो गुलामी का चार्टर है। तो ये किसने कहा था? ये एग्जाम में आया हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका। और देखिए फ्रेंड जितने भी बच्चे बीपीएससी एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। केवल 799 रुपीज के अंदर में आप पूरा का पूरा एईडीओ का कोर्स आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर में आप पूरा डिटेल में मेंटल एबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो, उस पूरे डिटेल के अंदर में आप लोग जो है जो जनरल नॉलेज है वो आप पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश। आज मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों के हजारों क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज के, ठीक है। जो बच्चे बीपीएससी टीआरई के अंदर में तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी वो मिलेगा, ठीक है। और एईडीओ के अंदर में भी मैं डालूंगा उसको, क्योंकि वहां पर मैं 100 नंबर का है।
तो पूरा का पूरा जो जो बीपीएससी टीआरई के जो हिंदी के बच्चे हैं, ठीक है, टीआरई 4 के हिंदी 6 to 8 हिंदी के 9-10 हिंदी के कॉम्बो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और एडीओ के अंदर में मैं हजारों करीब करीब जो है फ्रेंड्स 30,000 क्वेश्चंस आज अपलोड करने वाला हूं। बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस आज अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मोस्ट प्रोबेबली जो है 6 बजे के पहले पहले वो अपलोड हो चुके होंगे उसकी पूरी पीडीएफ आपकी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार अधिनियम जो है ये भारत को वापस से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत को वापस से थोड़ा सा लॉलीपॉप भारत को पकड़ा दिया है, भारत के लोगों को कुछ जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और कुछ कुछ चीजें दे दी और बोला कि भाई अब भारत जो है, भारत के लोग इसमें खुश हो जाए, तो ये गुलामी का चार्टर है, ऐसा कहा था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने कि इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये एक स्लेवरी का नया एक दस्तावेज है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में ये बात कही थी, ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जामिनर ने ई आंसर दिया है। समझ गए आप लोग टीचिंग परीक्षा क्यों आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है, क्यों आपको मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इस तरीके वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टीचिंग परीक्षा करा रहा है, और हजारों क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं ऐप के अंदर में भी इसी वजह से, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बताइए जल्दी से। सर बिहार जिले वाली क्लास में कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए दो तरीके हैं बिहार जिले वाली क्लास में जुड़ने के, या तो आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये फ्री है, ठीक है। बाकी अगर आप अदर से ज्वाइन होना चाहते हो तो 249 रुपीज का आप अलग से भी इसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। आई थिंक शायद से उसका प्राइस आज के लिए उन्होंने 199 रखा है टीम ने, ठीक है। तो आप इसके अंदर में अलग से भी जुड़ सकते हो, बाकी टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के बच्चों के लिए फ्री है ये। और इसके अलावा ईएमआरएस के अगर आप पूछ रहे हो कि ईएमआरएस का कैसे, ईएमआरएस के लिए क्या है, तो ईएमआरएस में केवल 49 रुपीज में, आप सोचिए केवल 49 रुपीज में सारा का सारा इवन प्रिंसिपल तक का जो कंटेंट है वो आपका सारा का सारा इसमें प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। तो आज के आज जुड़ जाएंगे सभी के सभी लोग, उसकी लिंक आपको नीचे में मिल भी जाएंगी ईएमआरएस के कोर्स के अंदर में, उस कोर्स के लिए भी। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये दी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने ये बात। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है किसके लिए है? इंडियंस लोगों के लिए है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, और ये भी क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना हुआ है? बताइए जल्दी से। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल सवाल है थोड़ा सा। मुझे ये बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि हम भारतीय लोग जो है वो खुश है, दुखी है, क्या है हम भारतीय लोग? अब थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा, ठीक है। कंपैरेटिव, ये एक्चुअली वैसे भी ये जो हैप्पीनेस होती है ना ये कंपैरेटिव भी होती है कई बार। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि भाई आपको लगता है कि आप खुश रहते हो, ठीक है, अपना मोबाइल आपके पास में, आपका मोबाइल है, आप खुश रहते हो। जैसे आप देखते हो कि आपके दोस्त ने जो है, आपके दोस्त ने आईफोन ले लिया, आप दुखी हो जाते हो, ओके, वैसे भी होता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मैं हैप्पीनेस का जो मतलब है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल आपका, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग थोड़ा डीप डाउन जा रहे हैं हम लोग आपके माइंड में। यहाँ पर मैं हैप्पीनेस से रिलेटेड है आप लोगों के पास में कितनी जॉब है, ठीक है, आपके पास में खाना कितना अवेलेबल है, पौष्टिक खाना अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, महिलाओं को इक्वेलिटी मिल रही है या नहीं, ठीक है, ये एक चीज है। ओवरऑल लेवल के ऊपर में सरकार आप लोगों को कितनी स्वतंत्रता देती है, मीडिया कैसी, ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स हैप्पीनेस के अंदर में आती है। और इस वजह से आप लोग देखोगे कि हम 147वें स्थान के ऊपर में थे एक समय में, अभी 118वें स्थान पे आए, एक समय में 92nd नंबर पे भी थे, सबसे जो हमारा सबसे बेस्ट नंबर था। और आप देखिए कि अभी हम 118वें नंबर पे हैं। सोचिए 117 देश हमसे ज्यादा हैप्पी है, 117 देश, और हम जो है अननेसेसरी एक जो है ना यहाँ पर में रहते हैं कि यार हम, हमारा देश, हमारे इतने त्योहार, ये वो, हम तो कितने खुश है। नहीं, एक्चुअल में बहुत सारी चीजें हैं। नॉर्थ कोरिया वालों को लगता है कि वो तो जन्नत में रहते हैं करके, नॉर्थ कोरिया वालों को, लेकिन उन्होंने, क्यों उनको लगता है? क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि भाई इंटरनेट भी क्या होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, नॉर्थ कोरिया वालों ने, ठीक है। इसी वजह से इतना यातना वाला जीवन जीने के बाद में भी वो किंग जोंग उंग वाले लोग जो है, ठीक है, उनको लगता है कि वो खुश है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास में बेसिक जो सुविधा है जो बाकी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके पास में है ही नहीं।
आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फिनलैंड जो है वो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अंदर में पहले नंबर के अंदर में आता है, ठीक है, पहले नंबर पे है। डेनमार्क, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है। आइसलैंड थर्ड नंबर पे है। भारत कितनेवें नंबर पे है? भारत 118वें नंबर पे है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, भारत 118वें नंबर पे। ये प्लीज इन दोनों को याद रखिएगा आप लोग। मैं आपको एक कमेंट दिखा दूं, ठीक है, अभी देखो मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया, ठीक है, कि सर पाकिस्तान का भी तो आसपास में ही है हमसे। मतलब लिटरली हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो जो देश जो दूसरे के टुकड़ों पे पलता है, ठीक है, हम उससे कंपेयर करेंगे अपने आप को यार? लिटरली हम अपने आप को फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड वगैरह से कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग। हम उससे कंपेयर करेंगे जो दूसरे जो है एक युद्ध करता है दूसरे, फिर वो उसको कुछ तो भी ग्रांट मिल जाती है, आईएमएफ से लोन मिल जाता है, उधारी का जीवन जी रहा है, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे हम लोग। क्या बात करते हो यार? पाकिस्तान की रैंकिंग तो देख लीजिए सर, 109 नंबर पे है वो, ठीक है, 109 नंबर पे है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में। इंडिया की रैंक 118वें नंबर की है, और उससे क्यों कंपेयर करें हम अपने आप को? हम फिनलैंड से क्यों नहीं करेंगे? डेनमार्क, आइसलैंड से क्यों नहीं करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, ठीक है, हम क्यों कंपेयर करें पाकिस्तान से? वो होगा 109, हमसे ज्यादा आगे होगा वो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर में, लेकिन हम उससे कंपेयर करें कि वो आगे वो पीछे हो, हमें उससे कंपेयर करना ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्स है। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? बताओ मैं आप लोगों को, हमारे भारत के पास में सबसे बड़ा खजाना क्या है? आप लोग, आप लोग सबसे बड़ा खजाना हो। हमारे पास में जो यूथ है ना, अगले जो है 15 से 20 साल तक, ठीक है, ये यूथ का इस्तेमाल अगर सरकार ने सही से नहीं किया, हम लोगों ने सही से नहीं किया, आप लोगों का इस्तेमाल, जो यूथ है हमारा, ठीक है, उन लोगों का इस्तेमाल नहीं किया, तो हम, हमारे पास का इतना बड़ा जो खजाना था, ऐसा समझ लीजिए कि हमने उसको ऐसे ही जाने दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे पास में है, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। इसको सही तरीके से जॉब दिए जाए। मैं चाहता हूं कि क्यों जो है केवल और केवल 1:25 का रेशियो, भाई 1:20 का रेशियो रखो आरटीआई के अंदर में। अगर सरकार को लगता है, ज्यादा शिक्षकों को अपॉइंट करो, ज्यादा लोगों को जॉब दो, ताकि बेहतर सुविधाएं मिल सके, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। ओके, तो 118वें नंबर पे भारत, और पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन है ये आप लोगों को याद रख लेना एक बार, ठीक है। केवल 8 लाइक्स दूर है हम लोग, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे आप लोग। और जो भी बच्चे ईएमआरएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ईएमआरएस के अंदर में 7200 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली है टोटल, इन टोटल मिला के। इसमें आपको टेस्ट, पीडीएफ, जो है आपके ई बुक्स, ये सारी की सारी चीजें, और सारे लोगों के लिए, ठीक है, ये सारी की सारी जो सारे पोस्ट है उनके लिए आपको मिल रही है, और केवल 49 रुपीज में। और ये 49 रुपीज का जो है आपका केवल पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही है ये, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत सारा उसमें खर्च भी आएगा, बहुत सारे एफर्ट्स भी लगने वाले हैं, और ये जितनी भी पोस्ट है सबके काम आने वाला है, ये सारे लोगों के काम आने वाला है, ठीक है। तो एक ही कोर्स है आपका, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ईएमआरएस की एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों को इससे आराम से क्वालिफाई हो जाएगा वो, बहुत ही इजीली इस चीज से, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग अगर चाहते हो कि 9 प्रमंडल और सभी 38 जिले हैं, उसके उस वाले कोर्स से आप जुड़ना चाहते हो, तो 999 वाला जो कोर्स है आपको 199 रुपीज में मिल रहा है आज केवल। और जो भी बच्चे कोर्स के अंदर में है उन लोगों के लिए फ्री है। तो जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, तो आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा। फुल कोर्स जो है उसके अंदर में ये फ्री है, तो आप दोनों तरीके से जुड़ सकते हो। अगर आपको अलग से लेना है तो आप अलग से ले लीजिए, फुल कोर्स लेना है तो फुल कोर्स के अंदर में भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबल है, दोनों के दोनों सुविधा है आपके पास में। चलिए, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय जो है आपको बताना है कि फ्रांसीसी भारत के अंदर में कब आए थे, ठीक है, और उन्होंने भारत को आजादी कब दिया। फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को आजादी कब मिली, ये आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी जल्दी से। फ्रांसीसियों के द्वारा पहली जो फैक्ट्री है वो कब लगाई गई थी? फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री भारत में कब लगी थी?
जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग, और सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाए। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज मैं आप लोगों को एक सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं, वही बिल्कुल सेम जो है वो ईएमआरएस के लिए भी वही सैलरी स्लिप काम करेंगी, ईएमआरएस में भी वही सैलरी मिलती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। ठीक है, कि आप थोड़ी सी मेहनत आपकी क्या कर सकती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए, उनसे भी मैं आप लोगों को इंटरव्यू करवाऊंगा, उनसे भी पूछवाऊंगा कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, ताकि आप लोग उनसे पूछ सके, उनसे आपके सवाल जो है कर सके। तो देखिए, फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री थी फ्रेंड्स 1668 में लगी थी सूरत में। ये क्वेश्चन, ये पहले पॉइंट लिखो आप लोग, ये सभी बच्चे लिखेंगे। एक नंबर आप लोगों को यहां पर में मिल जाएगा, एक नंबर पक्का आपका यहां पर में हो गया। उसके बाद में भारत में कई सारे ऐसे इलाके थे, स्पेशली पौंडीचेरी, ठीक है, का इलाका जो फ्रांसीसियों ने कब्जे में रखा था। हमारा भारत 1947 में आजाद होने के बावजूद भी कई समय तक फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने अपने कब्जे नहीं छोड़े थे। ठीक है, तो 1954 में 1954 में जाकर भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत जो इलाके थे फ्रांसीसियों के जो इलाके थे भारत में, वो उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, स्पेशली पौंडीचेरी वाले जो इलाके थे, ठीक है, जिसमें पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यमन, ये जो था आपका पूरा इलाका, ठीक है, वो उन्होंने भारत को सौंप दिया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। तो फ्रांसीसियों ने भारत को भारतीय क्षेत्रों को कब सौंप दिया था? ठीक है, आजाद हम 1947 में हो गए थे अंग्रेजों से, लेकिन बाकी भी तो थे भारत में। ठीक है, 1954। और वही अगर आप लोगों से पोर्तुगीज के बारे में पूछ लिया जाए, पोर्तुगीज जो है उन लोगों ने कब छोड़ा था? तो 1960। छोड़ा क्या था, हमने भगाया था उनको कि भैंस का अंडा, उन लोगों को तो भगाया था हम लोगों ने ऑपरेशन विजय से। ठीक है, ये इन लोगों के साथ में तो बातचीत से काम चल गया था, ये जा ही नहीं रहे थे। ऑपरेशन विजय किया हम लोगों ने गोवा के ऊपर में, दमन, दादरा नगरी, दमन एंड दीव के ऊपर में। ओके, तो ऑपरेशन विजय ये भी याद रख लो, अब इतना खर्चा हो गया तो एक नंबर यहां पर मैं पुर्तगाल वाला पूछ सकते हैं आप लोगों से, ऑपरेशन विजय याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, 1961 के अंदर में। नाउ अब एक और चीज है, आप लोगों को पता है पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो है वो कितने क्या एक ही जगह पे फैला हुआ है? नहीं, आपको एक चीज बताता हूं मैं, पुदुचेरी या पौंडीचेरी जो है ना, ये 3 अलग अलग राज्यों में है। देखिए, पौंडीचेरी पहले तो जो तमिलनाडु वाला है वहां पर भी मेन पौंडीचेरी और कराईकल जो ये इसके जिले है वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे ये माहे नाम की जो जगह है, ये पौंडीचेरी का पार्ट है, केरल के बीच में है, केरल के तट पर माहे, माहे नाम की जगह, ये भी फ्रांसीसियों ने रखी थी अपने पास में। ठीक है, इसी वजह से हमने उसको अलग नहीं किया, उसको पौंडीचेरी का ही पार्ट रखा है हमने। माहे पौंडीचेरी का पार्ट है, केरल के बीच में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, यमन, ठीक है, ये जो यनम है ना, ये भी पौंडीचेरी का ही पार्ट है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो पौंडीचेरी 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर में। ठीक है, पौंडीचेरी, कराईकल जो है ये यहाँ पर पुदुचेरी, पुदुचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु के, तमिलनाडु में मेन पुदुचेरी ये है, यहीं पे राजधानी है उसकी पुदुचेरी। ठीक है, माहे केरल में, और यनम जो है ये भी पुदुचेरी का ही पार्ट है, और ये आप लोगों को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर में। कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। बिहार के स्पेशल जो सभी 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं उसके अंदर में आप जोड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, 199 के अंदर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, बांग्लादेश ब्लैंक से ब्लैंक तक पाकिस्तान का एक हिस्सा था, कब से कब तक जो है वो हिस्सा था, ये भी बता देंगे आप लोग। बांग्लादेश ब्लैंक से ब्लैंक तक पाकिस्तान का हिस्सा था। एक्चुअल में क्या हुआ ना, हमारा जब देश आजाद हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, तो उस समय में पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक पाकिस्तान जो है ये था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और ये था ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ही था ये, बस इसको बोलते थे, बस 2 प्रांत थे उसके, 2 अलग अलग हिस्से। ये वेस्टर्न पाकिस्तान था और ये ईस्टर्न पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान दो जगहों पे मौजूद था, भारत के 2 कोनों पे। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान ही हुआ करता था पहले, ये पाकिस्तान था। लेकिन 1971 के अंदर में, ठीक है, मुक्ति वाहिनी नाम की एक संस्था जो थी वहां की, बांग्लादेश की, जैसे आज नेपाल के अंदर में वो जेड जेनजी है ना, उन लोगों ने करवाया है पूरा आंदोलन करके, पीएम ही चेंज कर ली उन लोगों ने अपनी। ठीक है, तो वैसे ही बांग्लादेश के अंदर में भी मुक्ति वाहिनी जो संस्था थी उन्होंने हंगामा किया, भारत ने सपोर्ट किया उनका, और अंततः पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ गया। ठीक है, वहां पर में बांग्लादेश बना। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे उसको। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, ये कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, 1971 के अंदर तक। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि ईएमआरएस वाले कोर्स के अंदर में आप लोग जुड़ जाए, तो ये आप लोग यहाँ पर में जुड़ सकते हो, और इसमें आप लोगों को सारे के सारी चीजें, ठीक है, जितनी भी चीजें, ये केवल 49 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी आप लोग जा सकते हो। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर में सारे के सारी चीजें आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में, और सारा पूरा हर एक चीज आप लोगों को केवल 49 में, और अलग अलग नहीं लेना है, केवल एक ही आपको बताना है। यहाँ पर में भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। नहीं, अतुल जी ऑनलाइन है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं प्रियम्बल की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल, ठीक है, ये हम लोगों ने कहां से ली है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को टीआरई 1 में, और ये प्रस्तावना हमने ली थी यूएसए से। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट में आंसर करेगा अब कि आंसर क्या है। चलिए, इसीलिए टीचिंग परीक्षा आप लोगों को हर वह क्वेश्चन आपको करवा रहा है जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2500 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में पहुंच गए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, इतने कम प्राइस में सर कैसे, ओपी टर्क जी, इतने कम प्राइस के अंदर में इसलिए क्योंकि हम एक्चुअल में वो चीज सोच रहे हैं कि आपको कैसे सहूलियत में मिल सके सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो जिन बच्चों को जो है उस चीज की वैल्यू है वो पढ़ लेगी उसके अंदर में बराबर से। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई होगा यहां पर में। क्यों? क्योंकि यूएसए तो दिया नहीं है ऑप्शन के अंदर में, इसी वजह से। तो अब आप सभी लोग लिखेंगे प्रियम्बल यूएसए से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, नाउ अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय जो संबंधों का निर्धारण करता है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिश्तों के बारे में कौन बात करता है। देखो मैं आपको बताता हूं, आप लोग जो है एक चीज यहां से भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों का। आप लोग अगर टीचिंग परीक्षा से जो है ना 100 रुपए का कोई कोर्स खरीदते हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये 100 रुपए टीचिंग परीक्षा को मिले, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आते हैं, ठीक है, जीएसटी वाले। जीएसटी वो आता है, बोलते हैं कि भाई 18% हमको दो। ठीक है, 18%। तो इसमें से 18% जो है वो लेके चले जाते हैं, तो बचे कितने यहाँ पर में आप लोग जल्दी बताइए, 82 रुपीज केवल। ठीक है, 18% तो जीएसटी चला जाता है। इसके ऊपर में कंपनी टैक्स लगता है 30% का। ठीक है, 30%। तो 8 या 24 और ये 2 का आप लोग लगा लीजिए, तो 25 रुपए जो है वो जाता है कंपनी टैक्स के रूप में, फ्लैट, ये तो जाना ही जाना है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपने जो 100 रुपए का कोर्स लिया है उसमें 18% तो सबसे पहले दे दो, मतलब तुरंत देना पड़ता है। ठीक है, फिर 25 रुपए अलग से निकाल के रखने होते हैं टैक्स भरने के लिए यहां पर में। ठीक है, लगभग लगभग 100 रुपए के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 1000 रुपए के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना होता होगा वो। तो यहां पर में 18 और 25, तो 20 और 25 45 रुपए। तो 100 रुपए में से, ठीक है, 45 रुपए केवल टैक्स में चले जाते हैं। तो आप समझिए कि आपने 1000 रुपए का कोई कोर्स लिया है, ठीक है, तो 450 रुपए तो केवल टैक्स में जाते हैं। 450 रुपए का टैक्स भरना होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना ही क्या ही प्रॉफिटेबल होता होगा। और दूसरी चीज, कितना खर्चे होते हैं, आपको इंटरनेट करना, ये स्मार्ट बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज है, सैलरीज है, सब कुछ है। तो ये जो पैसा सरकार के पास में आया, ठीक है, मान लीजिए कि सरकार के पास में हमारा ही पैसा है, बस ये वाला टीचिंग परीक्षा का ही पैसा लेके सरकार जो है काम चला रही है। ठीक है, आप लोग ने कोर्स खरीदा था, उसके पैसे से सरकार जो है चल रही है सरकार। तो सरकार अब जो है इसमें ये पैसा जाता है, मान लो केंद्र सरकार के पास में, टैक्स का जो पैसा होता है केंद्र सरकार के पास में। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये पैसे का डिवीजन कितना होगा, मतलब कितना केंद्र सरकार रखेंगी और कितना राज्य सरकार रखेंगी, इसमें से ये डिसाइड करने का काम फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का। ठीक है, कि कितना परसेंट रखेंगी और कितना परसेंट जो है केंद्र सरकार रखेगा उसमें से, और कितना परसेंट राज्य सरकार को देगा, ये डिसाइड करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। ओके, चलिए, तो ये एक ये तो बहुत दुख की बात है सर, अब क्या करें, दुख की बात है अब।
हमारे देश का है ही टैक्स सिस्टम ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण, या कितने रुपए केंद्र सरकार रखेंगे कितने राज्य सरकार रखेंगी, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, हर 5 साल के अंदर में ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, हर 5 साल के लिए ये डिसाइड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन समय की जो कमी है, ठीक है, वो बड़ा परेशान कर रही है। चलिए बताइए, अमरकंटक जो है वहां से निकलती है सोन रिवर, कहां पर में लोकेटेड है। इसको मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्यों पता है, अमरकंटक से निकलती है सोन की जगह पे यहां पर में एग्जामिनर नर्मदा डाल देगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों ही नदियों का उद्गम एक ही जगह से होता है। एक चली जाती है मतलब 2 बहनें मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर में माइकल हिल्स है, ठीक है, माइकल रेंज, यहाँ पर में अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक का पठार। एक बहन का ससुराल अरब सागर की तरफ में है, एक बहन का ससुराल ईस्टर्न में गंगा की तरफ में है, सोन नदी का। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं माइकल हिल्स जो है ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों का सैलरी स्लिप वाला जो सेशन है वो लग चुका है। आपको बताना है कि भारत शब्द का जो है वर्णन किस तरीके से किया गया। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 1 में। आप लोगों के लिए सैलरी वाला जो सेशन है कि कितनी सैलरी मिलती है एमआरएस के अंदर में और केवीएस के अंदर में, ठीक है, वो आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगले 1 मिनट के अंदर में आप उस सेशन के अंदर में जाकर वो सेशन पूरा अच्छे से देखिए आप लोग। थैंक यू।